हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक जो उन्होंने दिया है वो हम देख रहे थे, जिसमें से हमने 2 पॉइंट्स किए थे। फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कर रहे थे, जिसमें से यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्क स्टडी, जिसमें से इसके जितने भी पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स थे तो हमने कर लिए हैं। सेकेंड पॉइंट ये भी कर लिया था, और उसके आगे से आज हमें करना है थर्ड पॉइंट पे साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस बारे में बात कर रहे हैं, कि जो मतलब टेलर ने अपना प्रिंसिपल दिया है तो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से काम करने हैं, प्रैक्टिकली करना है, तरीके से ऑब्ज़र्व करके, ऑब्जर्वेशन करके, मतलब फिर उस पर अप्लाई करना है। जब जैसा मन किया वैसा अप्लाई कर दिया, उस तरीके से नहीं करना है, बस उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। आगे से शुरू करते हैं हम। साइंटिफिक टास्क सेटिंग मीन्स क्या है वो देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम, जैसे एक हमें पर्टिकुलर टाइम सेट करना है, कितने टाइम में बंदा करके काम दे सकता है, जिससे कि वो वहाँ पे टाइम की वेस्टेज ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे डे को भी फिक्स करना है कि कितने दिन में, अगर कोई ऐसा काम है जो कुछ दिन लग सकते हैं तो कितना दिन लग सकता है, कितने दिन तक हमें उसे काम पे वो उस काम को मतलब करके लेना है, उस वो फिक्स करके लेना है, करके बताना है एम्प्लॉयज़ को। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो दिस कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि जब साइंटिफिक वर्क रहेगा, जब आपको पता है कि कितने टाइम में ये हो सकता है, कितने दिन में हो सकता है, तो अगर आप ये सेट कर लेते हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये रोक सकता है क्या चीज़ को, किस चीज़ को रोक सकता है, कि जो एम्प्लॉयज़ को कैपेसिटी होती है काम करने की, उससे भी मतलब कि उनकी कैपेसिटी के जो भी लोग काम करते हैं, जो जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उतना कर सकते हैं। सपोज़ कि 2 दिन के काम में वो कर सकते थे, अगर आपने एक पर्टिकुलर कोई काम दिया है, बट आपको आपने बस बोल दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करके है चाहिए, तो वो बंदा उस काम को 4 दिन लगा रहा है, 6 दिन लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने कैपेसिटी से नीचे काम कर रहा है। सपोज़ कि वो काम 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, प्रैक्टिकली उस पर काम करते हो कि 2 दिन में अगर वो काम हो सकता है तो 4 दिन में क्यों करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो भी टाइम की आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी कम हो रहा है, और यहाँ पे जो बंदे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक तरीके से काम चोरी करेंगे, और यहाँ पे वो टाइम वेस्ट करेंगे। By using this technique, employees will complete the task according the standards given, and management can keep proper control on optimum utilization of workforce. इस टेक्निक को यूज़ करने से कितने दिन में मेरा ये काम कंप्लीट हो सकता है, कितने दिन के बाद उन्हें छुट्टी देनी है, किस तरीके से मतलब डे वाइज अगर उनका काम फिक्स किया रहेगा कि कौन से दिन में क्या काम करना है, अगर डे वाइज सब काम फिक्स है तो इस टेक्निक से वो अपना काम मतलब तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, कि उन्हें पता है मुझे इतने दिन के लिए ही बॉस ने बोला है काम करके देने को, तो इतने दिन में मुझे कैसे भी करके काम कंप्लीट करके देना ही देना है। तो यहाँ पे वो क्या एफिशिएंट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉपर कंट्रोल होता है, एक प्रॉपर कंट्रोल होता है कि उनको इतने दिन में वो काम करके दे देंगे आपका, और जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कर्स हैं, जो वर्कफोर्स है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। मतलब कि यहाँ पे जो इतने सारे वर्कर्स हैं उनको काम करने के लिए अगर 2 दिन का टाइम अगर आप दे देते हैं तो वो 2 दिन में आपको सब लोग मिल के काम करके दे देंगे, तो वहाँ पे जो वर्कफोर्स है उनका वेस्टेज नहीं जाएगा। मतलब जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी जो वो मतलब कि ये कह सकते हैं कि वेस्टेज नहीं होगा, उनकी जो संख्या, जितने इतने नंबर ऑफ़ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको उतने दिन में अगर आप काम करके लेते हैं तो वो अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोर्थ वन इज़ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन मीन्स व्हाट, कि आपको रिक्रूटमेंट के टाइम ही ये समझ के लेना है कि किस तरीके से कौन सा बंदा किस चीज़ में एक्सपर्ट है। ठीक है, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम देना है। ठीक है, अगर सपोज़ कि ये बंदा डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट है, उसे अकाउंटिंग का काम दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा। ये अच्छा वर्कर हो सकता है सपोज़ कुछ भी चीज़ में, कि मतलब कि वो अच्छे से प्रोडक्ट को अच्छे से, उसकी क्वालिटीज़ अच्छे से करके दे सकता है कम टाइम में। अगर आपने उसको अकाउंटेंसी का काम दे दिया या फिर डिज़ाइनिंग का काम दे दिया, टेक्निकल कुछ और अजीब काम दे दिया, तो जिसमें उसकी क्वालिटीज़ एंड स्किल्स उसकी नहीं है, तो वो क्या होगा, नहीं कर पाएगा। उसको हम पढ़ लेते हैं।
मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब्स बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स। यहाँ पे क्या करना है, जब सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है तो आपको क्या करना है कि राइट काम के लिए राइट पर्सन को लेना है, जो कि उसमें उसकी स्किल्स हो, उसकी कैपेबिलिटी हो उस चीज़ में। सपोज़ कि अगर ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है और उसको अगर हाई पोस्ट पे देना है, लेकिन आप उसको हाई पोस्ट पे ना देके लो पोस्ट पे दे रहे हैं, और ये आपका रिलेटिव है, उसकी उतनी अच्छी पोस्ट नहीं है, स्किल्स उस प्रॉपर उस काम में जिसको ये जिस काम को इसे देना था आपने इस काम को उसे दे दिया, मतलब कि अब इसके अंडर इसे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कम पढ़ा लिखा उस चीज़ में, उस एरिया में जो जिस जिस एरिया में जिस फील्ड में उसे आपने काम दे दिया उसमें वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Employees are selected according to predetermined standards in an impartial way। यहाँ पे impartiality नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई मैनेजर अगर रख रहा है किसी काम, दो बंदे को अगर उसे सेलेक्ट करना है तो अपने रिलेटिव, अपने पहचान वाले को उसने क्या किया, या फिर उसका फ्रेंड है तो उसने क्या किया, उसको अच्छा पोस्ट दे दिया, और उसको यहाँ पे दूसरे पर्सन को अगर उसकी एबिलिटीज़ थी फिर भी उसको अच्छा वो उस पोस्ट पे नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट इस तरीके से किया जाए कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इम्पार्शलिटी ना हो, और ये देख के किया जाए कि वो उसका पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि जिसमें क्वालिटीज़ होगी, जो जिस फील्ड में अच्छा रहेगा उसको उसी फील्ड में रखा जाएगा। दैट्स इट। After selection, management should provide the proper training programs to increase their efficiency। सिलेक्शन के बावजूद ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो गया, अच्छे अच्छे पर्सन रख लिया आपने, नीड ख़त्म हो गई कि अब हाँ मैंने अच्छे अच्छे काबिल एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं, अब ज़रूरत नहीं उनको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। तो यहाँ पे क्या करना है कि टाइम टू टाइम उन्हें अगर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जिससे कि उनकी काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उसके लिए भी उन्हें अपडेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेलर के अकॉर्डिंग टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू टू डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे टेलर का ये कहना है कि अगर आप कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या करना है, वहाँ पे टू पार्ट में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकेंड इज़ प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट। मतलब कि एक तो वो बंदा जो प्लानिंग करेगा, दूसरा वो बंदा जो इम्प्लीमेंट करेगा, जिसको वो काम करना है, वर्कर्स एंड जैसे कि मैनेजर्स वगैरह। प्लानिंग में कौन रहेगा, मैनेजर, सुपरवाइजर, जो मतलब कि सिर्फ प्लान करेंगे किस तरीके से काम करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन वो वर्कर्स जिन्हें वो काम करके देना है। दैट मीन्स प्लानिंग इज़ डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज़ सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। यहाँ पे भी वही चीज़ आती है कि ये काम करने के बावजूद, आपने सिलेक्शन करने के बावजूद आपको ये देखना है कि फैक्ट्री में सपोज़ कि जितने लोग हैं उनको ये देखना है कि कौन किस काम में एक्सपर्ट है। सपोज़ कि इतने लोग मतलब कि प्रोडक्शन वर्क में वो बहुत अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन वर्क में बहुत अच्छा है, तो उन्हें वो काम में रख दिया जाए। और सपोज़ इतने लोग जो हैं वो प्लानिंग करने में बहुत अच्छे हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो उनको उस फील्ड में दे दिया जाए। ठीक है, आफ्टर रिक्रूटमेंट ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जानी चाहिए। Thus every worker will be supervised by two different sets of supervisors। तो यहाँ पे हर वर्कर को ऐसा करें कि वो दो सुपरवाइज़र, उन्हें अलग अलग सुपरवाइज़र उन्हें सुपरवाइज करें, उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें देखिए, उन्हें गाइड करें। ही रिकमेंडेड टोटल 8 फॉरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पे इनका क्या कहना है कि दो आपने दो पर्टिकुलर में तो बांट लिया कि एक प्लानिंग का काम देखेगा और दूसरा प्रोडक्शन का, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, कुछ ऐसे बंदे, कोई ऐसा होना चाहिए जो इनको प्रॉपर ऑब्जर्व कर सके कि ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से करना चाहिए। तो टेलर ने क्या किया, इस दोनों में उन्होंने चार चार लोगों को काम मतलब दे दिया, चार चार लोगों को, मतलब लोगों को यहाँ पे उनसे भी ऊपर चार लोगों को दे दिया ऑब्जर्व करने के लिए। प्लानिंग में भी चार लोगों को दे दिया, और जो प्रोडक्शन का वर्क है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी चार लोगों को रख दिया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये रख दिया कि ऑब्जर्व करने के लिए ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम पहले एट प्लानिंग लेवल देखते हैं कि प्लानिंग लेवल में कौन कौन लोग रहते हैं। वो फॉर ए वन पर्सन की जो लोग यहाँ पे प्लानिंग लेवल में ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लानर हैं, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको चेकआउट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ रूट क्लर्क। ये कौन होता है, रूट क्लर्क। ये क्या बताते हैं, टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ये क्या चेक करते हैं,
मैन्युअली या फिर मैकेनिकली कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये क्या बताएंगे इन्हें, क्या जो प्लानिंग लेवल में लोग हैं उनको क्या बताएंगे, किस सीक्वेंस में काम करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद रूट क्लर्क, रूट से हम समझ सकते हैं रूट बताना, किस तरीके से उन्हें मतलब कि गाइड करना, किस तरीके से सीक्वेंस में कैसे काम करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, हर प्लानिंग के पहले उन्हें ये सब और बाद में सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे उन्हें, प्लानिंग लेवल के जो लोग होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। वो जो वर्क कंप्लीट होता है उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते, जनरली इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है किस तरीके से काम को कंप्लीट करना है। ओके। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि ये डिटरमाइन करना कि कौन सा काम किस तरीके से कितने कॉस्ट ऑफ में मतलब कि वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सपोज़ कि कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसमें कितने कॉस्ट आएंगे, कितने कितने ये कह सकते हैं कितने पैसे में, कितने कॉस्ट में वो चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक प्रोडक्ट एक कितने पैसे में यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये कॉस्ट एंड टाइम भी बताता है, टाइम भी कितने टाइम में कितने कॉस्ट में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है इन लोगों को कि रूल्स के अकॉर्डिंग, जो फैक्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिस तरीके से फैक्ट्री में होना चाहिए उसी तरीके पे वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी ये देखिए, मतलब कि इनका काम है डिसिप्लिन में रखना लोगों को, वो चेकआउट करना। अब हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या कौन कौन लोग होते हैं और क्या क्या काम उनका है। तो फर्स्ट वन इज़ गैंग बॉस। गैंग बॉस मीन्स एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, किस तरीके से कंप्लीट हुआ, वो सारी चीज़ें। ओके। हमें पता है कि ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का है, ये बंदा जो भी ये इसमें जितने भी हैं प्रोडक्शन के बंदे हैं, जो प्रोडक्शन में कैसे होगा, तो इसका ये भी काम है ये देखना कि जो मशीन्स है, टूल्स है और जो अदर रिसोर्सेज है, जो वर्कर्स को चाहिए काम के टाइम, वो उन सब चीज़ों को उसके काम की जगह पे वो मतलब रखवा देता है, सब कुछ कंप्लीट करके देता है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो उनका उनका जो टाइम है वो ऐसे ऐसे ही वेस्ट ना हो, ना ही टाइम वेस्ट हो और ना ही मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पे वो करके देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो यहाँ पे सब कुछ वो देख लेंगे कि मशीन टूल्स जो भी है सब एक जगह है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज स्पीड बॉस। इंश्योर्स दैट द वर्क इज़ कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम। तो हमने यहाँ पे देखा था, देखिए हमने ऊपर देखा था कि इसका काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का थर्ड वाला, कि उस वो टाइम को यहाँ पे प्लान करेगा कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे एक दिन कितना लगेगा काम में। तो यहाँ पे वो जब प्लान करके देता है बंदा कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो नीचे वाला ये यहाँ पे जब काम करने का टाइम आएगा जो ये है, ये बोलेगा कि इतने ही काम में करके देना है, इतने ही टाइम में करके देना है, इतने ही दिन में करके देना है। ये यहाँ पे वैसे ही एम्प्लॉय से काम करवाएगा और वही चीज़ उसे इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा कितने ही दिन में करेगा। प्लानिंग वालों ने बोल दिया इतने टाइम में होना चाहिए, तो ये यहाँ पे उतने ही टाइम में करवा के लेना इसका काम है। ओके। रिपेयर बॉस ये क्या करता है, यहाँ पे हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। देखिए हम यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो वर्कर्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बारे में बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे रिपेयर बॉस भी है। सपोज़ कि कुछ मशीन में प्रॉब्लम आई, वो उसे कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर उसकी मेंटेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे प्रॉपर उसका देख रेख वो सारी चीज़ें हैंडल करना किसका काम है, रिपेयर बॉस का। लास्ट वन इज़ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है, इंश्योर दैट द वर्क इज़ डन एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे इसका काम है इंश्योर करना कि काम प्रॉपर टाइम पे जो भी स्पेसिफाइड टाइम है, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो मेथड दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, जितना कॉस्ट प्रोडक्ट दिया गया है, वो सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो इंस्पेक्ट करना, वो रेगुलेट करना किसका काम है, इंस्पेक्टर का। तो हमने देखा कि एट प्लानिंग लेवल में भी 4 लोग हैं, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल मतलब जो प्रोडक्शन काम है उनमें भी 4 लोग हैं, तो 8 लोग मिला के सब 8 लोग यहाँ पे हैं उन लोगों को देखने के लिए। According to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees। यहाँ पे टेलर का कहना है कि इसके प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क के चलते इसकी हेल्प से क्या होता है कि सभी एक्टिविटीज़ इंटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जो एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से हो जाएंगी, और
मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव। यहाँ पे जो मैनेजमेंट का यहाँ पे परफॉर्मेंस है, जो वो चाहता है कि एम्प्लॉयज़ वो उतना अच्छे से कर के दे, एफिशिएंटली काम कर के दे, मैनेजमेंट जैसे चाहता है एम्प्लॉयज़ को, वो सारी चीज़ें वो अचीव कर सकता है, बशर्ते कि वो सारी चीज़ें इसे फॉलो करनी है। जो कि यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से ये लोग काम करते हैं, अगर ये लोग हैं फैक्ट्री में, तो वो लोग अच्छे से एम्प्लॉय से काम लेके करेंगे। तो यही है साइंटिफिक तरीका, और क्या। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट पीस रेट वेज प्लान। इसे देखते हैं क्या है डिफरेंशियल। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल यहाँ पे मतलब कि फ़र्क है, वेज प्लान करने में फ़र्क है, मतलब कि डिफरेंट देना है। अगर एक बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा दो, दूसरा बंदा अगर सही नहीं कर रहा है तो उसे कम दो वेजेस। वर्कर में यहाँ पे डिफरेंट, अगर उस कैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसे वेजेस दो। अब पढ़ लेते हैं, देखते हैं। Remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम इसे। सी देखिए, यहाँ पे सपोज़ कि दो वर्कर्स हैं या फिर और ज़्यादा भी हैं। तो यहाँ पे हम दो वर्कर्स का लेते हैं कि सपोज़ कि एक बंदा है जो स्टैंडर्ड टारगेट दिया गया है, सपोज़ कि 100 पीस मान लिया, 100 पीस दिया गया है, इसके ऊपर ये बना रहा है। अगर इसके ऊपर ये बना रहा है तो यहाँ पे उसे मतलब कि स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा मिलेगा। ओके, हायर स्टैंडर्ड रेट मिलेगा उसे। इस तरीके का नियम बोला है टेलर ने कि ऐसे करना है। और अगर दूसरा बंदा है, यहाँ पे वो 100 भी नहीं बना पा रहा है या 100 ही बना पा रहा है उतने टाइम में, तो उसे उतना ही दो, उससे मतलब कि जितना वो बना रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये ज़्यादा अगर बना रहा है, जो 100 स्टैंडर्ड जितना उसका था 100 था, अगर 100 पीस से वो ज़्यादा बना रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो वेजेस है वो भी बढ़ा दो। ठीक है, सपोज़ कि एक का कितना था, सपोज मान लिया 20 था, तो उसके साथ में एक का 30 करते जाओ। अगर जैसे 100 पीस कर लिया, अब 100 से ज़्यादा होने लगा, उसका 101 हो रहा है, तो वहाँ पे उसका जो 20 रुपये था यहाँ पे उस 30 कर दो, मतलब कि 10 रुपये बढ़ाते जाओ पर पीस। ओके, इस तरीके से यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे वही बात की गई कि जो एवरेज वर्कर है वो मोटिवेट होगा स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। मतलब कि रेमुनरेशन यहाँ पे फिक्स होना चाहिए कि अगर उससे क्या होगा, जो एवरेज पर्सन है, जो एवरेज वर्कर है, देखेगा दूसरा पर्सन वो ज़्यादा कर रहा है तो उसे ज़्यादा मिल रहा है, पर पीस उससे 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं भी ऐसे करूँ। तो यहाँ पे वो भी जो कामचोर रहेगा, जो नहीं करना चाहेगा काम, वो भी करेगा क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज रेट। तो यहाँ पे नाम ही है डिफरेंशियल पीस वेज रेट। हर पीस पे मतलब कि अगर डिफरेंस उसे यहाँ पे वेजेस दो, तो इस तरीके का सिस्टम लाओ ऑर्गेनाइजेशन में। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़ हु कंप्लीट द वर्क मोर दैन द स्टैंडर्ड वर्क क्वालिटी अंडर दिस सिस्टम। अगर इस सिस्टम के अंदर कोई बंदा ज़्यादा काम करके दे रहा है, कंप्लीट करके दे रहा है, और उसके ऊपर भी काम कर रहा है, तो उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी भी दो। मतलब कि अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी को काम करके दे रहा है तो उसे उस तरीके का जो उसका वेजेस है वो भी ज़्यादा दो। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, अगर यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है जो कि इससे कम काम कर रहा है, तो उसे क्या करना है, लोअर रेट करो, उसके उसके वेजेस कम करो। दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस दैट इज़ रेमुनरेशन ऑफ हाई रेट। तो यहाँ पे क्या है कि इससे क्या होगा, इस टेक्निक से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वेजेस मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वेजेस कमाना चाहेंगे। तो यहाँ पे वही दिया गया है, रेमुनरेशन एट हायर रेट है। मतलब कि उनके जो रेमुनरेशन है, उनके जो वेजेस है वो हायर रेट पे दिए जाएंगे। ओके, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड अचीविंग सक्सेस फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। अगर थियरीज जो मैनेजमेंट की हमने जो भी थियरीज पढ़ी टेलर के या फेल के, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और इससे जो भी हमारा मतलब कि सक्सेस है, जो गोल है, वो अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, किसी भी तरीके के बिजनेस में। इन दिस मॉडर्न एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन वाइडेंड इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। यहाँ पे अभी मॉडर्न एरा में जो अभी हम देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन भी है, लिबर्टी भी है, यहाँ पे आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, मतलब कि किसी भी कंट्री में आप जाके काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है अगर आपकी एबिलिटी एंड क्वालिटी है आपके अंदर। तो
ये क्या करता है, ये जो मैनेजमेंट है उसे और ज़्यादा अच्छा स्कोप देता है, अच्छा बढ़ावा देता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो अलग मतलब कि अलग अलग तरीके के जो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस आए हैं, इतने अच्छे चेंजेस आए हैं, देखने को मिले हैं, तो ये सब किससे हुआ है, और इसी से हुआ है मैनेजमेंट के थ्रू, और इससे इसका जो मैनेजमेंट का महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। These traditional theories are proving very effective in handling business with some modifications according to change in situations। तो ये क्या है, ये जो ट्रेडिशनल थियोरीज हैं जो फेयोल और इन लोगों ने दे दी हैं, फेयोल और टेलर ने, भले से ये ट्रेडिशनल थियोरीज हैं तब से लेके आज तक ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इसमें चेंजेस भी लाई जा सकती है। अगर जिस तरीके की बिज़नेस है उस तरीके हमने पहले भी पढ़ा है कि अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग से चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाइंग ये थियोरीज हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है हर तरीके के बिजनेस के लिए। दीज चेंजेस रिजल्टेड इनटू वेरियस ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। यहाँ पे ये जो मतलब कि वेरियस ट्रेंड इन मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी आते रहे हैं मैनेजमेंट पे, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये भी जो थियरीज दी है उसके अलग से ये सारी चीज़ें आई हैं। इन सब चीज़ें अलग अलग हैं जो कि आप कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कुछ आप इसमें पढ़ेंगे, कुछ एसपी में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें, ये देखिए एसपी का चीज़ है ये सारी, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें और भी निकल के आई, मतलब कि जो थियरीज है उसके बाद भी अभी कुछ बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे मैनेजमेंट में निकल के आए हैं। ओके, सो ये अलग अलग चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे समरीज़ दी गई हैं जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, यहाँ पे मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है, चेकआउट कर लेनी है, आपको एक बार इस पर समझ लेना है कि ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आंसर है सब आपके, अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन आंसर का मुझे बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूँगी, इसका भी एक वीडियो। ओके, तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको खुद ये बता दूंगी और दूसरा वीडियो भी बना दूंगी इस पर, अगर आपको लगेगा आपकी कोई हाँ बनाने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बना दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जो भी आपको डाउट हो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।